हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक एक सब टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, विच इज नोन एज सेल और बैटरी। केवीएल से इसको समझेंगे, कैसे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि मैंने देखा है और आप लास्ट ईयर के ट्रेंड्स देखते आ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो मैं इसके छोटे छोटे पार्ट के वीडियो लगातार डाल रहा हूं। आप देखें तो उसको आपको देखने से आपको फायदा मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल और बैटरी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ए सेल। सेल और बैटरी इज ए डिवाइस which maintains continuous flow of charge continuous flow of charge in any circuit flow of charge in any circuit। सेल या बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में चार्ज के कॉन्टिन्यूस फ्लो को मेंटेन रखती है, उसको हम सेल या बैटरी कहते हैं। हाँ, डिफरेंस किस बात का है, सेल को कुछ इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा। सेल को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक निगेटिव प्लेट होती है, सेल का रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, जब कई सेल मिल जाते हैं तो एक बैटरी फॉर्म हो जाती है। ऐसे कई सेल मिल जाएंगे तो ये एक बैटरी का फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस वन इज बैटरी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, तो दोनों का सेम वर्किंग होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेल। सबसे पहले सेल कैसे बनाया गया, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वाले सेल बनाए गए थे। तो मैं उसका एक डायग्राम दिखाता हूं। कुछ ऐसा था, इसमें कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ था। इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देता हूं कुछ ऐसे। इस इलेक्ट्रोलाइट्स में दो टाइप की रॉड थी। पहली रॉड थी, ये देखें, जैसे आपने कुछ सेल पढ़े होंगे केमिस्ट्री में भी, लैक्लांसे सेल या डैनियल सेल। तो इस टाइप से सेल था, एक टर्मिनल होता था इसमें ये, और एक दूसरा सेल और होता था, दूसरा इसका एक और टर्मिनल था इस टाइप से। वो एक थिन रॉड हुआ करती थी। अगर आप लैक्लांसे सेल की बात करें तो लैक्लांसे सेल में ये आपके पास कार्बन रॉड होती थी और एक ही जिंक रॉड होती थी। यहाँ पे ऐसे एक बल्ब लगा हुआ करता था, बल्ब, इसको एनोड बोलते थे, पॉजिटिव टर्मिनल। ये कैथोड होता था, नेगेटिव टर्मिनल। और ये यहां तक इलेक्ट्रोलाइट्स इनसे भरा हुआ था, ये इलेक्ट्रोलाइट सेल था। तो अगर आप इस सेल में देखें तो करंट का फ्लो कैसे चल रहा था वो देखते हैं। यहां पे अगर मैं एनोड से, लिक्विड के बाहर से मैं बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट्स के बाहर से एनोड से करंट ऐसे जाती है बल्ब में, आउटर सर्किट, बल्ब से होते हुए ये कैथोड पर आती है, ये करंट है। तो एनोड टू बल्ब, यानी कि जो आउटर सर्किट में डिवाइस लगी, टू कैथोड, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है, यानी एनोड से कैथोड की ओर होती है, करंट का डायरेक्शन है। हाँ, अब बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू सी से ए में जाएगी, तो करंट सी से ए में जाएगी, ये देखिए, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सी से ए में जाएगी। तो ये इंटरनल सर्किट है, सी टू ए, ये आपका एक इंटरनल सर्किट है, इंटरनल सर्किट। ये आपके पास एक इंटरनल सर्किट आ जाता है, और इसमें करंट की जो डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर होती है, ऐसे करंट ऐसे जा रही होती है माइनस से प्लस की ओर। हाँ, अगर दोनों मिल जाए, ए से चले और ए वाया बल्ब होते, सी होते, इलेक्ट्रोलाइट्स होते, ए में आ जाते, ये कंप्लीट लूप यानी कंप्लीट सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिकली ये समझाने के लिए पॉइंट बताया कि इंटरनल, अगर मैं यूज करूंगा एक्सटर्नल सर्किट, यूज करूंगा टर्म इंटरनल सर्किट, ये क्या होते हैं, तो ये अभी आपको पता चल जाए। ठीक है, वैसे अब ऐसे सेल कभी यूज होते हैं नहीं, कहीं यूज नहीं होते, लैब वगैरह में हो सकता है शायद मिल जाए। अब तो लैब में भी, फिजिक्स लैब या केमिस्ट्री लैब में भी ये सेल को सब्स्टिट्यूट करके डाई सेल इन ए बॉक्स यूज कर लिया जाता है। फिर भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सेल का यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, NH4Cl का सोल्यूशन हो सकता है। डिफरेंट टाइप में के जो सेल है उनमें अलग अलग सोल्यूशंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो अब बात करते हैं सेल के कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स। पहला पॉइंट है
फंडामेंटल पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट इज EMF, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स ऑफ सेल, मोटिव फोर्स शॉर्ट में इसको EMF कहते हैं और E सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नाम से तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स होगा, यूनिट न्यूटन वगैरह होगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो देखिएगा। इट इज डिफाइंड एज, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल क्या है, और एनर्जी सप्लाइड बाय सेल, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल टू मेंटेन continuous flow of unit charge in, अब यहां से एक डेफिनेशन बदलेगी, इन होल सर्किट, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द सेल और बैटरी और एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू मेंटेन ए कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज इन होल सर्किट। इसको EMF कहते हैं, यानी कि EMF का फॉर्मूला जो आपके पास आ गया वो हो गया वर्क डन फॉर टोटल सर्किट के लिए अपॉन यूनिट चार्ज है तो इसका डिवाइड कर दीजिए। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट होगी जूल पर कूलॉम यानी कि वोल्ट। जस्ट लाइक ए पोटेंशियल डिफरेंस की तरह ही है, तो ये हम इसको EMF ऑफ द सेल और बैटरी कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है, सेकेंड पॉइंट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट में मैं TPD लिखता हूं, TPD, और इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। ये क्या होता है, एज इट इज, सेम डेफिनेशन यहां पर आ जाएगी, ठीक है, सेम डेफिनेशन होगी। तो वर्क डन और बाय द सेल और एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू मेंटेन कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज इन होल सर्किट में तो EMF आ जाता है। अभी मैंने आपको दिखाया था होल सर्किट में A to A लॉट कराना, ये देखिएगा A to A लॉट कराना पूरा। लेकिन अगर A to सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट हो, C तक हो वाया बल्ब, ओनली एक्सटर्नल सर्किट, तो उसको बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये डिफरेंस आएगा, तो इस डिफरेंस को मैं लिख देता हूं सेम एज इट्स कंटिन्यू रहेगी और एक्सटर्नल सर्किट ओनली, एक्सटर्नल सर्किट ओनली, सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट की बात करेंगे, जो एक्सटर्नल सर्किट में यूनिट चार्ज का कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेंटेन करने के सेल या बैटरी जो भी एनर्जी सप्लाई करता है उसी को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V कहा जाता है। तो V का फॉर्मूला हो जाएगा W एक्सटर्नल सर्किट के लिए अपॉन यूनिट चार्ज के लिए, तो इसकी यूनिट भी वोल्ट आएगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इसको शॉर्ट में हम लोग IR कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। जैसा कि नाम से पता चल रहा है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटरनल पार्ट ऑफ सेल, जैसे कि मैंने अभी आपको सेल दिखाया उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा फ्लो ऑफ करंट में, या ड्राई सेल में उनके इन बिटवीन एनोड और कैथोड के बीच का जो मीडियम होगा, ड्राई मीडियम, वो जो भी करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंटरनल पार्ट ऑफ सेल, internal part of cell is known as internal resistance small r, ठीक है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ सेल का को प्रॉपरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एक सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे इसको कुछ पैक कर दिया, इससे पता चलता है ये क्लोज कर देने से पता चलता है कि ये जो स्मॉल आर आपने बनाया है ये सेल के बाहर का नहीं है, दोनों प्लेट के बीच का है स्मॉल आर, और इसका ईएमएफ ई है। यहाँ पे सेल के मैं दो टर्मिनल लिख दो ए और बी। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ए हायर होगा बी लोअर होगा, तो वी ए माइनस वी बी जो होगा, ए और बी सेल के दो टर्मिनल है तो इन्हीं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी कहा जाता है, ये कहलाता है टी पी डी। इन दोनों के बीच में इंटरनल स्ट्रेन ऑफ सेल इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ये आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बुलाते हैं। अब आता है रिलेशन बिटवीन ये जो तीन पैरामीटर हमने पढ़े, ये देखिए ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल स्ट्रेन, इनमें क्या रिलेशन है इन तीनों में। तो आते हैं अगला पॉइंट, रिलेशन बिटवीन ई वी एंड स्मॉल आर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ई वी और स्मॉल आर में क्या रिलेशंस होते हैं। तो पहला केस वन, अब मैं यहां केस वन लेता हूं, केस वन पहला केस। फर्स्ट केस में जो हमारे पास डायग्राम है कुछ इस टाइप से है, सेल है ईएमएफ ई है, ये पॉइंट ए है बी, ईएमएफ ई है, स्मॉल आर इंटरनल डिस्टेंस है। मान लेते हैं ये सेल एक एक्टिव डिवाइस की तरह सर्किट में वर्क कर रहा है। एक्टिव डिवाइस का मतलब होता है सेल सर्किट को ऑपरेट करा रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो जब भी कभी सेल एक एक्टिव डिवाइस की तरह वर्क करेगा, एक्टिव डिवाइस का मतलब होता है एनर्जी सप्लाइड बाय सेल, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल टू सर्किट। जो मैं सेल के लिए बात कर रहा हूं, ये ढेर सारे सेल का कॉम्बिनेशन, एक बैटरी हो तो उसके लिए भी यही स्टेटमेंट हो, बाय सेल टू सर्किट। जब कभी भी एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू द सर्किट होता है तो सेल को कहते हैं एक्टिव डिवाइस पे वर्क कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो उस केस में ये ध्यान रखिएगा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकलती है, ऐसे ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी। और ये मैंने कि सर्किट का एक पार्ट दिखाई, इसमें सर्किट लगा, कहीं ना कहीं सर्किट घूमते फिरते करंट उतनी ही वापस लौट करानी, और ये कॉन्सेप्ट होता है, ये मैंने आपको किरचॉफ्स लॉ में बताया है। तो आई करंट भी तो आई करंट ही लौट कर आएगी, ये सेल का एक पार्ट दिखाया सर्किट का। तो चलिए ए से बी तक हम केवीएल लगाते हैं, केवीएल ए टू बी, ए से बी तक केवीएल लगाएं। तो अगर मैं ए का पोटेंशियल लिखूं, पोटेंशियल ऑफ ए, ये हमारा पाथ है, इस रास्ते में चल रहे हैं। ए आगे गए, सिर्फ करंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस होना चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप या गेन के लिए। आगे गए तो आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पहुंचे, ड्रॉप करेंगे, आप ड्रॉप करेंगे बैटरी के ईएमएफ इक्वल ई। फिर आगे गए तो आप ये लोअर पॉइंट है, ये हायर पॉइंट है, क्योंकि आप करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो करंट सेम डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप करती है, तो आप लोअर से हायर जा रहे हो तो गेन करेंगे, करंट के अपोजिट जाने में गेन होता है प्लस का आई आर। आगे पहुंचे, रुक जाइए, इक्वल टू जिस पॉइंट पे पहुंचे वहां का पोटेंशियल वीबी, तो यहां से आपके पास आएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब वी ए माइनस वी बी आपने देखिए यहां लिखा है कहीं, दिस वन, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है वी ए माइनस वी बी को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये रिजल्ट आ गया। और इस रिजल्ट में हम कह सकते हैं वी इज ग्रेटर देन ई, सॉरी फॉर दैट, इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस छोटा होगा ई से, क्योंकि ई में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये देखिए ई में से आई आर जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब वी आएगा, इट मींस वी इज स्मॉलर देन ई, ठीक है। ये केस वन हो गया। चलिए आते हैं केस टू देख लेते हैं। केस टू, अब सेल एक पैसिव डिवाइस की तरह वर्क कर रहा होगा। नाउ सेल इज वर्किंग एज ए पैसिव डिवाइस। केस टू, ये हमारे पास सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए है, बी है, ई है, स्मॉल आर है। सेल एक पैसिव डिवाइस की तरह वर्क कर रहा है। पैसिव डिवाइस, पैसिव डिवाइस का मतलब है सेल
डिस्चार्जिंग। कुछ रिचार्जेबल सेल भी होते हैं जिनको हम यूज करने के बाद एक उसका अडॉप्टर होता है, उसमें लेकर के उसको प्लग इन कर देते हैं तो चार्ज होते रहते हैं। या कई बार आपकी बैटरी खराब हुई होगी, आप उसको चार्ज कराने ले गए होंगे, कार की बैटरी हो या बाइक की हो, किसी भी, तो उस केस में वो बैटरी या सेल जिस भी सर्किट में लगे हो तो सर्किट से एनर्जी ले रहे होते हैं, तो वो पैसिव डिवाइस कहलाएंगे। यानी कि एनर्जी ले रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइए करंट इनमें एंट्री कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये करंट इसमें एंट्री कर रही है और यहां से ऐसे निकल रही है करंट आई, और ये यहां से पूरे सर्किट घूमते घूमते लौटकर ऐसे आएगी। ये सर्किट का एक पार्ट दिखाया। चलिए इसमें केवीएल लगाते हैं, केवीएल। अब आपका पाथ जो है वो हम बदल देंगे। देखिए ये आपका पाथ होगा, ए से चले पॉइंट ए का पोटेंशियल, आगे सिर्फ करंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हायर से लोअर गया, हमने ड्रॉप किया तो माइनस वी ए माइनस का ई, आगे गए करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम गेन सॉरी ड्रॉप करेंगे तो माइनस का आई आर इक्वल टू वी बी। तो यहां से आ गया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई प्लस आई आर, और वी ए माइनस वी बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पता चल जाएगा वी इक्वल टू ई प्लस आई आर, वी इक्वल टू ई प्लस आई आर। अब आप देख रहे हैं कि ई में कुछ ऐड करते तब वी आर, इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा आएगा और ईएमएफ छोटा आएगा, ये चीज याद रखिएगा। यानी आपने दो केस देखे, एक केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस छोटा था, ईएमएफ बड़ा था, एक केस में ईएमएफ छोटा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है। ठीक है, अब यहां पे मैं एक नोट लिखने जा रहा हूं, उस नोट को ध्यान दीजिएगा। नोट ये है कि इफ आइडियल सेल, आपका सेल आइडियल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। आइडियल सेल के बारे में इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल सेल इज 0 इन बोथ केस 1 एंड 2, बोथ केस 1 एंड केस 2। केस 1 में देखें और केस 2 में दोनों फॉर्मूले लिखे, ये केस 1 का लिखा है और ये केस 2 लिखा है। स्मॉल आर 0 कर देंगे, बोथ ऑफ द केसेस v इक्वल टू ई होगा। तो आइडियल सेल है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों ही सेम होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक नोट में एक पॉइंट और मैं आपको निकालने जा रहा हूं, वो देख लीजिएगा। नोट, अगर कोई बैटरी का ईएफ ई है और उसके पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट निकल रही, तो वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन नहीं होगा, करंट के केस में पावर होता है, तो पावर सप्लाइड बाई बैटरी, यहां पे लिखा जाएगा पावर सप्लाइड बाई बैटरी। पावर सप्लाइड बाई बैटरी, जो पावर होगी बाई बैटरी वो होगा E इंटू आई। ई इंटू आई की यूनिट वॉट में आएगी। जैसे मान लो ये वॉट में अगर 10 वॉट, इसका मतलब इस बैटरी सर्किट को पर सेकेंड 10 जूल एनर्जी देती जाएगी, लगातार देती जा रही है, पावर सप्लाई बाई बैटरी होगा। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो रहा है करंट एंट्री हो रही है, पावर कंजप्शन बाई बैटरी होगा, पावर कंजप्शन बाई बैटरी, बैटरी कंज्यूम कर रही है, यानी पैसिव डिवाइस है, तब भी ये पावर बैटरी का आउटपुट होगा, पावर बाई बैटरी आउटपुट, पावर बाई बैटरी इनपुट। बैटरी जो लेगी वो होगी E इंटू आई, तब भी E इंटू आई होगी लेकिन वो इनवर्ड आएगा। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से मैच करता होगा, आप कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर कहीं आपको बैटरी दी हो E वोल्ट की और उससे प्लस का Q चार्ज निकले, तो यहां पर भी तब भी पावर सप्लाई बाय बैटरी आउटपुट होता है। पावर सर्किट को, बैटरी जो है सर्किट को एनर्जी दे रही, इस केस में पावर नहीं, वर्क डन आउटपुट, वर्क डन बाई बैटरी होता है। इस केस में वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी या एनर्जी सप्लाई बाई बैटरी, तो ये वर्क डन बाई बैटरी होगा प्लस का Q इंटू ई। ध्यान दें ई ईएमएफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझ जाइएगा, ठीक है, E इंटू क्यू। हाँ, अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है अंदर
ई प्लस क्यू चार्ज आ रहा है और ये निकल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क एनर्जी कंज्यूम बाय बैटरी है, वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो माइनस का लिखा जाएगा क्यू इंटू ए, इसका मतलब एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, इनका बहुत यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि बैटरी ने कुछ एनर्जी सप्लाई की, कैपेसिटर ने कुछ स्टोर किया, एनर्जी लॉस किया, ऐसे प्रॉब्लम में आपको एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी और एनर्जी कंज्यूम बाय बैटरी की बहुत जरूरत पड़ती है, तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर भी सर्किट में क्या एनर्जी सप्लाई की, क्या लॉस हुआ, ये भी निकालने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका सेल और बैटरी की बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेल या बैटरी के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और बैटरी। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और बैटरी। combination of cells or batteries, सेल्स और बैटरी के कॉम्बिनेशन। तो हम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चलिए मैं यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में n आइडेंटिकल सेल ले लेता हूं, n आइडेंटिकल सेल, आइडेंटिकल सेल्स ले लेता हूं, n आइडेंटिकल सेल्स ले लेता हूं। अभी मैं नॉर्मल सीरीज पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं हाइब्रिड कॉम्बिनेशन भी आपको बताऊंगा। n आइडेंटिकल सेल्स अगर आपने ले लिए तो क्या होगा, देखे जा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे ऐसे 1 2 3 ऐसे n सेल्स, और ये इन सबका कॉम्बिनेशन एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर में लगा दिया गया, कैपिटल आर। ऑल द सेल आर आइडेंटिकल विथ मैग्नीट्यूड एंड पोलरिटी, सबके पास सेम चीज दी है, और ये 2 टर्मिनल पॉइंट होंगे जहां पर इनको लगाया गया, ए बी टर्मिनल है जिसके बीच में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा है। अगर मैं बात करूं सारे सेल लेफ्ट हैंड साइड में करंट एंटी क्लॉकवाइज लूप में करंट भेजना चाह रहे हैं, तो ये करंट है ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं इस करंट को आई मान लूं और मैं एंटी क्लॉकवाइज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लूप में चलता हूं, एंटी क्लॉकवाइज यहां से, तो आप देखेंगे, आप लिख सकते हैं माइनस का आई इंटू कैपिटल आर। क्यों लिखा माइनस का आई इंटू कैपिटल आर, क्योंकि करंट के सेम डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो। आगे चलेंगे और जैसे बढ़ते हैं, किसी एक सेल के बारे में देखें तो आप एक सेल में माइनस का आई आर होगा, प्लस का ई होगा, तो माइनस का आई आर प्लस का ई एक सेल में, ऐसे कितने बार होगा, एन सेल में, ये प्लस टर्म के साथ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब चेक करें यहां से कितना आ जाए, यहाँ से माइनस का आई आर माइनस का आई इंटू एन स्मॉल आर प्लस का एन ई इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एन ई अपॉन एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये नेट करंट इन द सर्किट होगी, ये एन सेल मिल करके ये एक नेट करंट भेज रहे हैं, ठीक है। बाकी इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, आई इक्वल टू ई नेट अपॉन आर नेट, जब आपको एक लूप दिया हो तो ई नेट अपॉन आर नेट यूज किया जा सकता है, ई नेट अपॉन आर नेट। अब क्योंकि सर्किट में सारे बैटरी सेम पोलरिटी में लगी है, तो ई नेट किसी एक ब्रांच का इसके क्रॉस, जो भी एक ही ब्रांच है इसके क्रॉस, उन सबका ई ऐड कर दीजिए, तो वो सब सेम पोलरिटी में लगे, तो ई नेट आपके पास n टाइम्स ऑफ ई हो, बिकॉज n बैटरीज आर देयर। आर नेट क्या होगा, जितनी भी बैटरीज होती हैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, वो सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सीरीज में होता है। तो देखिए आर 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 एन बैटरी, तो n टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, तो इनका सीरीज हो जाएगा, प्लस कैपिटल आर के साथ सीरीज में होता है, तो कैपिटल आर ऐड कर दीजिए, तो ये आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी। तो ई नेट अपॉन आर नेट फॉर्मूला भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, तो याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो मैंने 2 तरीके से आपको आई निकालना दिखा दिया, दोनों से एक ही आ रहा है, राइट। अब हम बात करें, अगर हमारे पास एक सेल होता,
इस एक्सटर्नल सर्किट में सिर्फ एक सेल लगा होता, कैपिटल आर, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए, कैपिटल आर, ई, स्मॉल आर। ठीक है, अब ये इसमें कितने सेल करंट भेजता, मान लो आई डैश भेजता, तो आई डैश की वैल्यू हमारे पास आती ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। आई डैश ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होती है, क्योंकि लूप में एक ही ई होता है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, ये हमें कंडीशंस मिल गई। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अब हमारे पास कोई डिफरेंट कंडीशन अगर मैं लेना चाहूं तो कैसे लूंगा। चलिए, तो अब आता है केस 1। अगर ऐसा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज मच ग्रेटर देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सेल्फ का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो उस केस में हम आई की वैल्यू चेक करेंगे। तो ऐसे में इस कैपिटल आर को टेंडिंग टू 0 ले लेंगे, कैपिटल आर को कैपिटल आर 0 ले ले, तो आई की वैल्यू आएगी एन ई अपॉन एन आर प्लस, सॉरी एन स्मॉल आर है, एन स्मॉल आर प्लस 0, तो यहां से आई आ गया ई बाई आर लगभग। और इससे देखें, चेक कर लें, तो आई डैश भी आपके पास ई बाई आर ही आएगा, आई डैश, यानी कि आई इज नियरली इक्वल टू आई डैश, यानी कि एक सेल से जो करंट मिल रही थी और एन नंबर ऑफ सेल्स, एन 1000 लगा दो, 2000 लगा दो, कुछ भी लगा दो, सबसे एक ही सेल करंट मिल रही है, तो यानी कि दिस मेथड इज नॉट यूजफुल, नॉट यूजफुल। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है सेलों के बारे में, तो उनको कभी भी सीरीज में नहीं लगाना चाहिए, ये मेथड यूजफुल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एक दूसरा केस देख रहे थे, केस 2। केस टू में अगर स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, तो आप स्मॉल आर को लगभग 0 मान लेंगे, स्मॉल आर को 0 ले लें। तो ऊपर देखते हैं, अगर मैं स्मॉल आर को 0 ले लूंगा तो आई की वैल्यू होगी एन ई बाई कैपिटल आर, दिख रहा है, स्मॉल आर को 0 कर दो तो आई की वैल्यू आएगी एन टाइम्स ऑफ ई बाई कैपिटल आर। अच्छा, आई डैश देख ले, तो आई डैश वो लिखा है, स्मॉल आर को 0 कर दो, तो इससे आप देखेंगे आई डैश हमारे पास जो आएगा वो आएगा ई बाई कैपिटल आर। आई डैश ई बाई कैपिटल आर है, आई डैश एन ई बाई कैपिटल, यानी कि आई की वैल्यू जो है लगभग n टाइम्स ऑफ आई डैश है, यानी कि n सेल से जो करंट मिल रही है वो एक सेल से मिलने वाले करंट का लगभग n टाइम्स है, यानी कि यस, ये यूजफुल केस है। आपको सर्किट में करंट बढ़ानी है तो अगर ऐसा कंडीशन दिया तभी उनको सीरीज में लगाएंगे, तो एक सेल से जो भी करंट मिल रही थी n सेल से उसका n टाइम्स करंट मिलने लगेगी फॉर गिवन सर्किट। क्लियर है? अब लोग आते हैं इसी में कुछ स्पेशल पॉइंट जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया। हाँ, अगर इसमें कहा जाए इफ पोलरिटी ऑफ m सेल्स इज रिवर्स, m सेल्स की पोलरिटी को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा, यानी कि आप देख पा रहे हैं n कोई नंबर होगा सपोज 50 में, हमने कहा कि हम 10 सेल खोल करके उल्टे मान देते हैं, यानी कि जिनके पॉजिटिव टर्मिनल इधर है उनको उधर कर देते हैं, तो अब हमारे पास सर्किट में नेट करंट कितनी आएगी। अभी तो ये आ रही है, सब सेम थे, एन ही हो गया, तो अब देखिए कैसे आएगा। हमारे रेजिस्टेंस को पोलरिटी से कोई मतलब नहीं होता, नेट रेजिस्टेंस तो यही आएगा, नेट ईएमएफ बदलेगा। सपोज मान लीजिए हमने एन की वैल्यू 50 सेल ले रखे थे, अगर हमने 50 सेल ले रखे थे तो आपको यहाँ पे 50 ई हो जाना चाहिए इस केस में। अब मैंने कहा उसमें से 10 मैंने रिवर्स कर दिया, तो मोस्ट ऑफ बच्चे इसमें क्या करते हैं, 10 रिवर्स कर दिए हैं तो इसको 40 ई लिख देंगे, ठीक है, जो कि गलत आंसर है। मैंने 10 सेल खोल के रखे नहीं है, मैंने 10 सेल रिवर्स पोलरिटी कर दी है। मेरे एग्जांपल समझिए, सपोज मेरे पास 50 रुपए है, आपके पास 0 रुपए है, तो हमारा आपका डिफरेंस जो है 50 का ही होगा। मैं अगर 10 रुपए किसी दूसरे को दे दूं या गिरा दूं, तो अब मेरे पास 40 बचे, आपके पास 0 अभी भी है, तो 40 और 0 का डिफरेंस 10 आया, सॉरी 40 आया, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस जो मैंने 10 रुपए दिए थे, हमारा डिफरेंस उसी अमाउंट से कम हुआ। लेकिन अगर मैं एक दूसरा केस समझिएगा, मैं 10 रुपए अपने पास से 50 में से 10 रुपए तुमको दे देता हूं, आपको दे देता हूं,
तो अब मेरे पास 40 है, आपके पास 10 हो चुके हैं, मैंने गिराए नहीं, अब आपको दिए। तो मैंने दिए आपको 10 रुपए, लेकिन हमारे आपके बीच का जो डिफरेंस था वो 20 से बदल गया। कैसे? पहले 50 और 0, डिफरेंस 50 का था। अब 40 और 10 मैंने आपको दे दिए थे, 40 और 10 का डिफरेंस 30। जो डिफरेंस 50 का था वो डिफरेंस अब 30 का बचा, यानी कि अंतर कितने का हो गया? 20 का। 20 का वेरिएशन आया, हमने दिए तो 10 ही रुपए थे। इसका मतलब है कि 10 मेरे अमाउंट में तो काउंट हो ही नहीं रहे हैं, आपके मेरे अपोजिशन के अकाउंट में काउंट हो रहे हैं। तो डिफरेंस जस्ट डबल का होगा, तो मैं एक्स अमाउंट ट्रांसफर करूंगा तो डिफरेंस 2x का आ जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे ही आप यहाँ पे n सेल्स है और m रिवर्स कर देते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव पोलरिटी के n माइनस m बचेंगे और निगेटिव पोलरिटी के m भी बचेगा। तो n माइनस m माइनस m, तो n माइनस 2m हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा, अब आपके पास यहाँ पे i की वैल्यू आएगी n माइनस 2m इंटू ये एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है, अपॉन n स्मॉल r प्लस कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ बच्चे इसमें n माइनस m इंटू ये अपॉन ये वैल्यू दे देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होगा, चलिए देखते हैं, जस्ट अ मिनट। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो देखिए मैंने यहां पे n सेल ले लेता हूं, n e स्मॉल r e स्मॉल r e स्मॉल r, ऐसे करके m ब्रांचेस। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, कैपिटल R है, E स्मॉल r e स्मॉल r, ऐसे m ब्रांच लगा दी मैंने। ठीक है, राइट, m सेल्स लगा दिए या ब्रांच डाल के m सेल्स का टोटल है। m क्यों n लिख देते हैं, n सेल्स। अब ये आप देखें सर्किट में नेट करंट क्या होगी, तो सर्किट में नेट करंट यानी कि यहां पर क्या करंट जा रही है, I, तो ये मैं I को E नेट अपॉन R नेट से लिख दूंगा, E नेट अपॉन R नेट। आप पता है सारे ब्रांच पैरेलल, किसी एक ब्रांच का, ऐसे केस में याद रखिएगा किसी एक ब्रांच का जो E होगा वो एक ही है, वही हर ब्रांच में E का काम करे, तो E नेट की वैल्यू तो E हो जाएगी। आर नेट में स्मॉल आई ऐसे n सेल पैरेलल है, उनका होगा R बाई n प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में आता है n, तो आप पास आ जाएगा n e अपॉन स्मॉल r प्लस n कैपिटल R, ये आप पास आई नेट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एक्सटर्नल सर्किट में करंट जो इन सब ने मिलकर सप्लाई की उसकी वैल्यू आ जाएगी। और आप पता है एक सेल से करंट जो होती है वो E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R होती है, आई डैश करंट बाई वन सेल। ये ऊपर मैंने निकाला भी है, ये देखिए दिस वन बाई वन सेल। ठीक है, ये आइडियाज मैंने डायरेक्टली यहाँ यूज कर लिया है। अब यहाँ केस 1 एंड 2 की बात कर लेते हैं। केस 1 एंड 2, अगर स्मॉल r बहुत बड़ा है कैपिटल R से, तो स्मॉल r को लगभग टेंडिंग टू 0 मान लीजिए, तो आप देखें I क्या मिलेगा हमें पास, n सेल से करंट क्या मिलेगा, स्मॉल r को 0 मान लिया है तो n e अपॉन स्मॉल r को 0 मान लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से, तो स्मॉल r को 0 मानेंगे तो एन ई अपॉन एन आर आ जाएगा, एन ई अपॉन एन आर आ जाएगा, ये कट गया। आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ई बाई आर, और आई रेस कितना आएगा आपके पास, ऊपर क्या आया था आई की वैल्यू, ऊपर आई की वैल्यू आई थी एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर,
हम लोग गलत कर रहे हैं ये पॉइंट। भाई स्मॉल आर बड़ा है ना तो कैपिटल आर को जीरो लेंगे, वही मैं कंफ्यूज हो गया, कैपिटल आर को जीरो लेंगे, कैपिटल आर को जीरो लेंगे, ये चीज कैपिटल आर जीरो लेंगे तो ये आपका ये पॉइंट गलत हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, डिलीटेड, गलत रहेगा तो आपके पास आई जो आएगा एक सेल से जो करंट आएगी इस फॉर्मूले में कैपिटल आर को जीरो करेंगे, छोटा है ना, तो आपके पास आएगा एन टाइम्स ऑफ ई बाई स्मॉल आर, और एक सेल से जो करंट आएगी आई डैश कैपिटल आर को जीरो करेंगे तो आपके पास ई बाई आर आ जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं आई जो है लगभग एन टाइम्स ऑफ आई डैश है। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आप एक सेल से जो भी करंट ले पा रहे हैं तो उसका एन टाइम्स करंट मिल जाएगा, आप एन सेल का यूज करेंगे। तो ये गुड कॉम्बिनेशन ये है, ऐसा यूज करना चाहिए। सेल्स को पैरेलल में तभी यूज करना चाहिए जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जबकि यही कॉम्बिनेशन सीरीज में बेकार था। देखिएगा ये देखिए स्मॉल आर बड़ा था कैपिटल आर से, तो यहाँ पे सेल एक सेल से एन सेल से वही करंट मिल रही थी, जबकि यहाँ पर एक सेल और एन सेल की करंट में एन टाइम का डिफरेंस होगा, राइट। अब आते हैं केस टू। केस टू की बात कर लेते हैं। केस टू में अगर हम ये देख लें, इसी केस में अगर स्मॉल आर बहुत छोटा है कैपिटल आर से, तो इस केस में स्मॉल आर को जीरो करेंगे, स्मॉल आर जीरो करेंगे तो आपके पास आई क्या आने वाला है, आई एन सेल से जो करंट आने वाली है वो देखिए, इसमें स्मॉल आर को जीरो कर देंगे तो फिर एन भी कट जाएगा, ई बाई आर आएगी, आई एक सेल से ई बाई आर आ जाएंगे, और आई डैश जो आपके पास आएगा एन सेल से ई बाई आर आ गई, और आई डैश जो आएगा यहाँ पे स्मॉल आर को जीरो करो वो भी ई बाई कैपिटल आर। अब देखो जो एक सेल से करंट है वही एन सेल से, आई नियरली इक्वल टू आई डैश, इसका मतलब नो। तो सेल में जब ये रिलेशंस हो, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा एक्सटर्नल बड़ा हो, तो उनको कभी पैरेलल नहीं यूज करना होता। अगर आप करेंगे भी तो जो एक सेल से काम कर पा रहे हैं वही एन सेल से भी आपको काम मिलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है मिक्स कॉम्बिनेशन। हम सेलों के मिक्स कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, ठीक है। एक थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ट्रांसफर थ्योरम ये क्या होती है, एक मिक्स कॉम्बिनेशन में बात बताने जा रहे हैं, आपको जरा ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, वैसे मैंने दो बेसिक के सीरीज और पैरेलल बताए हैं, उसमें भी सीरीज पैरेलल में पोलैरिटी बदल सकते हैं, पैरेलल वाले में बदल सकते हैं, इसके बहुत से केस होते हैं और सबका सोल्यूशन केवीएल से निकलता है। मैं उन सब हाइब्रिड केसेस के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी फंडामेंटल्स वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप बेसिक समझ जाए सेल का यूज कैसे करना होता है, और उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये इसका सेकेंड पार्ट आप देखिएगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक ब्रांच है, एन सेल्स, एक ब्रांच में एन सेल्स ले लिए, अगली ब्रांच ले, इसमें भी एन सेल्स ले लिए, एन सेल्स, ऐसे करके मैंने एम नंबर ऑफ ब्रांचेस ले लिए, ऐसे एम ब्रांचेस लगा दी, और उसके बाद फाइनली मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा दिया। ऑल द सेल आर आइडेंटिकल। मैं अभी आइडेंटिकल कंडीशन ले रहा हूँ, पोलैरिटी में भी मैग्नीट्यूड में भी। अगर कुछ भी अलग होता है तो उन सबको केवीएल से सॉल्व करेंगे, मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा। ई एन आर, ये दो टर्मिनल पॉइंट है ए और बी, ये सारे सेल मिलकर के आप गॉस देखें, यहाँ पे एन इंटू एम सेल्स लगे हुए हैं, एक ब्रांच पे एन है, एम ब्रांचेस होते हैं, एम इंटू एन, ये टोटल नंबर ऑफ सेल यहाँ लगा हुआ है। ये सब मिलकर के एक्सटर्नल सर्किट को कितनी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या करंट दे रहे हैं। तो सपोज ये करंट जा रही है आई, यही आई हमें निकालना है। तो आई की वैल्यू कैसे निकल गई, मैं यहां लिखता हूं, आई की वैल्यू होगी ई नेट अपॉन आर नेट। आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई नेट अपॉन आर नेट। मैंने कहा जितनी पैरेलल ब्रांच है सब में पोटेंशियल डिफरेंस
ओवरऑल ब्रांच में सेम होगा, सारी ब्रांच पैरेलल है, तो किसी एक ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एक ब्रांच का ईएमएफ ही सर्किट का ईएमएफ कहलाएगा। तो एक ब्रांच में एन सेल लगे आइडेंटिकल है, पोलरिटी भी सेम है, ई नेट आपका एन ही आ जाएगा। आर नेट, एक ब्रांच में आर है आर है आर है तो एन आर हो गया, और एन आर एन आर एन आर एम टाइम्स हो गया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा एन आर बाई एम पैरेलल हो जाएंगे, प्लस वो कैपिटल आर सीरीज में होगा। तो आप पास आई की वैल्यू आ जाएगी एन एम ई अपॉन एन आर प्लस एम आर, ये आप पास नेट करंट इन द सर्किट आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम सेल की कंडीशंस वेरीफाई करने नहीं जा रहे, तो मैंने अभी आपको बोला मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात कर रहा हूँ, तो मैं फिर से यहाँ दिखाता हूँ आपको। इस आई को थोड़ा रिसेट करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं एन एम ई अपॉन रूट ओवर एन आर माइनस रूट ओवर एम आर एम कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एन एम स्मॉल आर कैपिटल आर। मैंने थोड़ा सा रिसेट कर दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उतने प्लस 2ab लिख दिया, तो सेम वैल्यू लिखी हुई है। अब इसको तो रिसेट करके कर रहा हूं तो इससे बहुत क्वेरी जनरेट नहीं होगी। अब हम आपको दिखाएं कि ये वाला टर्म जब 0 हो जाएगा तभी आई मैक्स होगा। तो फॉर रूट एन आर माइनस रूट एम कैपिटल आर इक्वल टू 0, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू सर्किट, पावर ट्रांसफर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इस केस में होगी। आपको देखने में लग रहा है हमने करंट मैक्सिमम की बात की, बट नहीं, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। तो जब ये टर्म 0 होगा, जब इस करंट को मैक्सिमम करेंगे, तो मैक्सिमम करंट इन द सर्किट के लिए केस नहीं है, मैक्सिमम पावर के लिए है, तो एक इंटरनली रिलेटेड है। तो यहां से पता चल जाएगा n इंटू स्मॉल आर इक्वल टू m इंटू कैपिटल आर, n बाई एम इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ऐसे आप याद नहीं रखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे स्टेटमेंट में नंबर ऑफ सेल इन ईच ब्रांच अपॉन नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ऐसे लिख के याद करें तो ज्यादा बेटर होगा, तो बाद में आप एन एम स्मॉल आर कैपिटल आर में कंफ्यूज हो जाएंगे। खासकर एन एम में स्मॉल आर तो पता इंटरनल होगा। ठीक है, ये आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो जाती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका एक जनरलाइज पार्ट ले लेते हैं। जनरलाइज पार्ट में कैसे, अब मैंने आपसे कहा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास एक बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, मैंने कहा ये अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, फाइंड सच दैट मैक्स पावर ट्रांसफर टू इट, इसमें मैक्सिमम पावर लॉस हो रहा हो। ठीक है, मैक्सिमम पावर इस एक्सटर्नल सर्किट को ट्रांसफर हो रही हो। ठीक है, तो अब आप अपने इस डायग्राम को, ये जो हमारा डायग्राम है, ये हमारे टर्मिनल पॉइंट ए और बी, यहाँ एक अननोन रेजिस्टेंस है। अगर इस डायग्राम को अपने इस डायग्राम से कंपेयर करें तो ये हमारे ए और बी के बीच कैपिटल आर वहां भी लगा है, यहाँ एम ब्रांचेस हैं, जबकि हमारे इस डायग्राम में देखें, अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लूं, ऐसे देखो, यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे एम नंबर ऑफ ब्रांचेस है, यहाँ पे एक ब्रांच है, एम की वैल्यू 1 हो गई, और ईच ब्रांच में एन सेल थे, यहाँ एक ही सेल है, तो एन और एम दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो एन इक्वल टू 1 और एम इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे तो इस 1 अपॉन 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1 अपॉन 1 इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, तो कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप मैक्सिमम पावर चाहते तो यहाँ इसको मैंने कैपिटल आर लिख दिया। ठीक है, इन जनरल केस अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आई करंट जा रही है, अगर आई की जनरल में बात करूं तो आई की जनरल वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी ई स्क्वायर, आई हो जाएगा ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, पावर इन कैपिटल आर में पावर जो होगी
P वो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, तो आई स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, ये जनरल पावर हो जाएगी। ठीक है, पावर इन सर्किट क्या होगा, पावर इन सर्किट जो हो जाएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर, सर्किट में आई स्क्वायर हो जाएगा इंटू सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस लिख देंगे, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा सर्किट का रेजिस्टेंस। सिर्फ कैपिटल आर लेनी तो कैपिटल आर मल्टीप्लाई किया, पूरे सर्किट में लेनी तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का मल्टीप्लाई किया, तो पूरे सर्किट में पावर जो जाएगी टोटल, तो P की वैल्यू हो जाएगी ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये सर्किट में पावर हो जाएगी। ठीक है, अब आप मैक्स पावर की बात करना चाहते हैं, मैक्सिमम पावर, अगर आप मैक्स पावर की बात करना चाहते हैं तो स्मॉल आर को कैपिटल आर कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, स्मॉल आर को कैपिटल आर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, इन कैपिटल आर, पावर इन कैपिटल आर, पावर इन कैपिटल आर जो आएगा P, ये वाला टर्म अगर मैं आपको दिखाऊं तो पावर इन कैपिटल आर, ये वाला टर्म, तो P आपके पास हो जाएगा। अगर मैं सर्किट भी दिखा दूं, ये E बन गया, ये स्मॉल आर हो गया, और कैपिटल आर की जगह भी स्मॉल आर कर दिया, तो करंट आपके पास होगी E बाई 2R, और पावर हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, तो आई स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर इंटू आर, तो ई स्क्वायर बाई 4R मैक्स पावर हो जाएगी, मैक्स पावर। सर्किट में देखें तो ई स्क्वायर बाई 4R, ई स्क्वायर बाई 4R मिलाकर सर्किट में आप पास ई स्क्वायर बाई 2R बच जाएंगे, तो आप सर्किट में या सिर्फ इंडिविजुअल कैपिटल आर में पावर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि ये मैक्सिमम पावर है भी या नहीं, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे 60 वोल्ट की बैटरी ले ली है, ये 2 ओम है, मुझे कैपिटल आर पता करना क्या है, पता करना है कि क्या हो कि इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। तो आपको ये पता है, अभी मैंने ऊपर ही सॉल्व किया कि कैपिटल आर की वैल्यू जब स्मॉल आर के बराबर होगी 2 ओम, तभी मैक्स पावर होगा इसमें, मैक्स पावर। तो इसको 2 ओम लिख देते हैं। ठीक है, यहां से करंट कितनी जाएगी, करंट होगी 60 बाई 2 टू 4, 60 बाई 4, इट मीन्स 15 एम्पियर करंट होगी। ठीक है, ये करंट 15 एम्पियर आ चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं 15 एम्पियर करंट, तो पावर इन कैपिटल आर, पावर इन कैपिटल आर कितना होगा, वो हो जाएगा P आई स्क्वायर इंटू आर। ये मैक्स पावर की बात कर रहा हूँ, तो उस समय मैंने आई निकाल लिया है, आई है 15 का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर 225 इंटू 2, 450 वॉट, ये पावर आ गई। और मैंने कहा ये मैक्स पावर है, और ये बात कंफर्म है मैक्स पावर है। अब मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप इस कैपिटल आर को 2 की जगह कोई भी दूसरी वैल्यू रख लो, आप उसमें मैक्सिमम पावर के बराबर भी कभी नहीं पा पाओगे। आपके सारे पावर के आंसर 450 से कम आएंगे, और इस चीज को आप TYS, ट्राई योरसेल्फ करिए और मुझे कमेंट करके बताएं मेरी बात सही है या नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ही है। सपोज मैं 2 एग्जांपल ले लूं, अगर मैं कैपिटल आर को 3 ले लेता हूं, तो हमारी करंट कितनी जाती है, ये 3 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, 5, 60 बाई 5 हमारी करंट होती है 12 एम्पियर, करंट होती है 60 बाई 5 12, और हमारी पावर आती 12 का स्क्वायर इंटू R3, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3, अब 144 इंटू 3 करें कितना है, 432, ये तो है, 4 3 जा 12, 2 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 3 3 3 4, 432 वॉट, 450 से कम आ रही है। आप वैल्यू कम ले लीजिए, 1 ले लीजिए, अगर मैं इसको 1 ले लूं तो हमारी 2 और 1 3, करंट आ जाएगी 20, 60 बाई 3 20 का स्क्वायर 400 इंटू 1, तब पावर 400 आ जाएगी। किसी भी केस में आप इससे ज्यादा पावर नहीं ले सकते, मतलब नहीं ले सकते। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस में बात करने जा रहा हूं
सीरीज पैरेलल हमारा हो चुका है। कुछ छोटे से पॉइंट और हैं, या वीडियो बड़ा हो रहा है थोड़ा सा, 50 मिनट्स हो चुका है। इसके नेक्स्ट पार्ट, 2 पार्ट में छोटे छोटे और डालूंगा जिसमें बैटरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो ओके, कीप ऑन वॉचिंग। बहुत अच्छा एग्जांपल था ये, बैटरी और सेल को समझना, उनकी चीजों को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आइडेंटिफाई करना। ओके, कीप ऑन वॉचिंग and stay tuned and keep on learning also. Okay, thank you.